शुरू किया जाए बेटा, प्रारंभ किया जाए। तो आखिरी हिस्से पे शायद हम लोग हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, यही है ना बेटा? कहाँ से कहाँ तक है? 200 नहीं, 264 ही नहीं है, 264 से 301 तक। हाँ, तो लंबा है, दो ही अनुच्छेद में कैसे निपटेगा? तो 264 से लेके 301 तक है ना बेटा? सारे नहीं महत्वपूर्ण है, तो जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे। तो पहला कौन सा है बेटा? 264। अच्छी न्यूज ये है, निकाल दिया गया। ठीक है, देख लें। 264, कितना आनंद रहता बेटा, सब निकाल दिया जाता है ना। अगला नहीं निकला, अगला है 265, 265। आपको पता है कि हमारे देश में कर लगाए जाते हैं बेटा? बोले, हमारे देश में टैक्स लगाए जाते हैं। कर और शुल्क में कुछ अंतर है? बैठ जाइए, बैठिए, आगे बैठिए। कर और शुल्क में कुछ अंतर है बेटा? बोल नहीं रहे हमारे देश, ऐसा सुन ही नहीं। हमारे देश में कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं। काहे के लिए? अब देखो, खतरनाक शब्द मत बोलो। राजस्व किसे कहते हैं? अब हम तो ये भी पूछ लेंगे, ठीक है? तो अरे मुद्दे इधर उधर मत भटकाओ, अब तो मुद्दा ये होगा कि राजस्व किसे कहते हैं। आय होती है। तो चलो थोड़ा आनंद हो जाए, फिर आते हैं। आय दो प्रकार की होती है, एक को राजस्व आय कहते हैं, एक को पूंजीगत आय कहते हैं। रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। अभी अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे, अभी अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अब अगले हफ्ते से शुरू होगा तो हम बात करेंगे, लेकिन खतरनाक शब्द आपने बोला है तो उस पर तो बात होगी ही। जैसे हमारी आय कैसे कैसे हो सकती है, थोड़ा सा विचार करें। एक तो हमारी आय ऐसे हो सकती है कि हम नौकरी करें और हमको सैलरी मिले, वो भी हमारी आय है। दूसरा ये कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, अपनी संपत्ति बेच दें, तो भी हमारी पॉकेट पैसा आ जाता है। तीसरा है हमको उधार ले लें किसी से। माने हमारे पॉकेट में पैसा कैसे कैसे आ सकता है। तो पहला तरीका ये हमने बताया कि हम कमाएं उसको, बिजनेस करें, नौकरी करें, जो भी करें, वो सैलरी जो आती है वो हमारी आय हो गई, हमारी पॉकेट पैसा आया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी संपत्ति बेच दें, तो भी हमारे पास पैसा आया। और तीसरा भी तरीका है कि हम किसी से उधार ले लें। तीन तरह से आय हो सकती है। चौथा तरीका जो आप सोच रहे होंगे वो हम तो नहीं बोलेंगे, है ना, कि सड़क पे किसी से छीन लें, नहीं नहीं, वो नहीं। एक लीगल वे में, हाँ भाई, बंदूक दिखा के किसी से पैसा ले लें, वो अलग चीज है। लेकिन आय प्राप्त करने के तीन तरीके हैं। लास्ट के जो दो तरीके हैं उसमें एक बड़ी भारी परेशानी हो रही है। या तो आपकी संपत्ति घट रही है, या तो आपकी संपत्ति घट रही है, या तो आपका उत्तरदायित्व बढ़ रहा है। क्योंकि अगर किसी से आपने उधार लिया तो आपको उधार देना ही होगा। ये आपकी क्या है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है, आपका उत्तरदायित्व बढ़ रहा है। पहले वाला जो मैंने बोला, जिसमें हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं घट रही है, जैसे हम नौकरी से हमको पैसा मिलता है या हम बिजनेस से पैसा कमाते हैं, इससे हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। यानी ना तो हमारी संपत्ति में कमी आती है, ना तो हमारी लाइबिलिटीज में वृद्धि होती है। यानी जो पैसा आप कमाते हैं उससे आप संपत्ति बेच के कमाए हो, उधार लिए हो किसी से। तो ये कहा गया कि ऐसी वह प्रत्येक आय, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसी वह प्रत्येक आय जिसको प्राप्त करने पे ना तो हमारी संपत्ति में कमी आए, क्लियर है, ना तो हमारी लाइबिलिटी में वृद्धि हो, यानी उधारी हो,
ऐसी हर आय राजस्व आय कहलाती है। कुछ तो विभाग ही है जिसका नाम है राजस्व विभाग। तो राजस्व आय किसको कहेंगे बेटा? परिभाषित करें, मन में सोचे हमने क्या बोला। ऐसी हर वह आय जिसको प्राप्त करने से ना तो हमारी संपत्ति घटे, ना तो हमारी उधारी बढ़े। अब आप कल्पना कर लो ऐसी कौन सी आय हो सकती है। इसीलिए करों से जो आय होती है बेटा, वो सरकार का कर राजस्व कहते हैं। राजस्व है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कर राजस्व है। एक गैर कर राजस्व भी होता है, जो लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे कि क्या होता है ना बेटा? क्लियर है? तो इस देश में बेटा सरकारों के पास ये अधिकार है कि वो कर लगा सकती है। ठीक है, तो पहले ये थोड़ा क्लियर कर लें कि कर और शुल्क में क्या अंतर होता है। टैक्स एंड ड्यूटीज इंग्लिश में कहते हैं। तो कर और शुल्क में क्या अंतर है, सहज बुद्धि से बताने की कोशिश करें। डिफरेंस जो होगा वो हम बताएंगे। आपका मन क्या कह रहा है, कर और शुल्क में क्या अंतर है? कोशिश आप करोगे बेटा, हम जरूर मदद करेंगे आपको। कोशिश करोगे बेटा, कर और शुल्क में क्या अंतर है आपके हिसाब से? आपको जो लग रहा हो वो बताइए, क्या है वो हम बताएंगे। नहीं नहीं, कर इनकम पे नहीं लगता। एक कर है जो इनकम पे लगता है, लेकिन सारे कर इनकम। आप बिस्किट खरीदने जाते हैं, मार्केट से बिस्किट खरीदते हैं, तो उस बिस्किट पे भी कर होता है, उसमें भी टैक्स लगा होता है। आप मार्केट से दवाई खरीदते हो, उस दवाई में भी कर जुड़ा रहता है। जो उसकी कीमत आप देते हो, वो दवा की कीमत भी देते हो, साथ में कर भी देते हो। तो वो कौन सी आय हुई बेटा? नहीं, बेसिक डिफरेंस कैसे हम लोग डिमार्केट करेंगे? पहला तो ये कि कर जो है वो विधायी कार्य है, विधायिका का कार्य है। सिर्फ विधायिका कर लगा सकती, कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति कर नहीं लगा सकता। कर सिर्फ और सिर्फ विधायिका लगा सकती है, यानी संसद कर लगा सकती है। क्लियर है? ध्यान रखना, कर के प्रतिफल में आपको कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती। यानी आपके ऊपर कर अगर लगेगा तो ऐसा नहीं कि आप सरकार से कहो कि कर आपने हमसे लिया है तो हमको फलाना चीज दे दीजिए। इनकम टैक्स में बहुत ढेर सारे लोग 500-500 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं हिंदुस्तान में। 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो कॉमन है जो यहाँ पे टैक्स देते हैं लोग। कोई आदमी मेहनत से पैसा कमाता है और अपनी इनकम में से 10 लाख रुपए जब उसको कर देना पड़ता होगा तो उसको ठीक नहीं लगता होगा। कमाए धमाए हम, मेहनत किए हम, पैसा आ गया तो पूछे कितना पैसा, हमने कहा 70 लाख, जोड़ के बता रहे 5 लाख हमको दीजिए, तो अच्छा लगता है? अरे हमने अपनी मेहनत से कमाया 70 लाख, आपको कहा 5 लाख रुपया दें? अच्छा एक चीज बताओ, जो कर्मचारी नौकरी करते हैं, वेतन उनको दान दिया जाता है क्या? वेतन दान है? अरे हमारे पारिश्रमिक है, हमारे कार्य का प्रतिफल है। हमने जो मेहनत किया है उसका पैसा दे रहे हो, कोई एहसान थोड़ी कर रहा है वेतन देके, बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जब वेतन आप ले लेते हो साल भर, तो फिर सरकार आपके वेतन से इनकम टैक्स लेती है, नहीं लेती है? अगर आपका वेतन इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। ये तो अजीब हालत है, हमारी पारिश्रमिक आपने दिया, साल भर जोड़ लिए, और आपने कहा कि आपका अगर वेतन 10 लाख से अधिक हो रहा है, जो भी 8 लाख 10 लाख जो भी सरकार ने बनाया है, यदि उसके ऊपर है तो आपको कर देना होगा। सरकार अभी इन्होंने बोला इनकम टैक्स इस पे लगता है, इनकम पे लगता है। इनकम सरकार ने दिया है हमको कि हमने अपनी मेहनत से कमाया है। अरे जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है? एक दुकानदार है, रातों दिन अपनी दुकान पे मेहनत करके 20 लाख रुपया कमाता है, सरकार तो आ जाएगी तुरंत, 20 लाख कमाया, अरे 15% दो, अब जो भी हो, 15%, 20%, अब 20% का मतलब आप समझ रहे हो, 4 लाख रुपया लेके चले गए। तो सरकार वो, अच्छा 4 लाख जब आप दे रहे होगे तो आप ये कह सकते हो ना सरकार से, देखिए दे तो रहे हैं 4 लाख, एक तो एलईडी टीवी दे दीजिएगा कम से कम।
अरे ठीक है 4 लाख ले जाओ, कम से कम एक तो छोटा सा एलईडी टीवी तो दे दो भाई। एक ढेला नहीं देगी सरकार। आराम से बेटा, परेशान मत हो, वाइब्रेशन में कर लिया करिए। तो एक चीज बताओ कि सरकार बदले में कुछ देती है? कर जब लेती है तो उसके प्रतिफल में आपको कुछ विशेष चीज देती है? नहीं देती। हाँ, उससे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती, सड़क बनेगी, पुल बनेगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, ये सब होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब शुल्क लिया जाएगा ना बेटा, तो आपको कोई विशेष सुविधा दी जाएगी। जैसे आप इस कोचिंग में आए हो, बोल नहीं रहे हैं? अच्छा, नहीं आए हो? नहीं आए हो, इस कोचिंग में आए हो, आपसे शुल्क लिया जाएगा। कंफर्म है ना? शुल्क लिया जाएगा आपसे। तो शुल्क क्या होता है? शुल्क के प्रतिफल में एक सुविधा आपको जरूर देनी होगी। जब आप किसी सुविधा को प्राप्त करना चाहते हो तो कर नहीं देते हो, शुल्क देते हो। जैसे बस से टिकट खरीदा आपने, वो क्या है? शुल्क है। फिर बस में बैठ के भी जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रेन का हमने टिकट लिया है तो कर दिया है? नहीं नहीं, शुल्क दिया है, और शुल्क दिया है तो ट्रेन में बैठ के जाएंगे, और किसी की औकात नहीं है जिन्हें बैठने दे। क्लियर है बेटा? तो कर क्या है? कर एक अनिवार्य देयता है जिसके प्रतिफल में आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। शुल्क अनिवार्य रूप से उसके प्रतिफल में आपको कुछ ना कुछ देना होगा, क्योंकि प्रतिफल के एवज में व्यक्ति शुल्क देता है। क्लियर है बेटा? आप डॉक्टर को 200 रुपया देते हो, डॉक्टर को दिखाएंगे और डॉक्टर को देखना पड़ेगा। शुल्क लिए हो तो देखोगे नहीं, तो शुल्क के बदले में कोई सुविधा देनी पड़ती है, और आप किसी सुविधा के प्रतिफल में शुल्क देते हो, जबकि कर किसी सुविधा के प्रतिफल में नहीं देते। पहला अंतर। दूसरा अंतर कि कर विधायिका का कार्य है, यानी कर संसद में लगाया जा सकता है, और कोई कर नहीं, ना डीएम, ना एसपी, ना मुख्यमंत्री, ना कोई कर नहीं लगा सकता। कर सिर्फ और सिर्फ कौन लगाएगा बेटा? विधायिका। और शुल्क कोई भी लगा सकता है। तो लिख लो, थोड़ा सा नोट बना के यहीं से शुरुआत करें। कौन सा अनुच्छेद है बेटा? 265। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर बात हो रही है बेटा, हेडिंग बनाया होगा, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध कहां से कहां तक? अच्छा, कल गड़बड़ कर दिया आपने। 264 से 300A, 65 नहीं, 264 से 300A। अच्छा, सब यही लिख डाले थे क्या? अच्छा अच्छा, चलो, आई एम वेरी सॉरी। अरे ऐसे कैसे होगा बेटा, एक ही अनुच्छेद में कैसे होगा? 264 से अनुच्छेद 300A या 300 का हो गया बेटा। तो 264 पहला हटा दिया गया है, यानी आज की डेट में हमारे संविधान में 264 नहीं है, तो खेल ही खत्म हुआ। अब आइए 265। अनुच्छेद क्या बेटा? 265। हाँ, लिखें। बिना विधि के प्रावधानों के बिना विधि के प्रावधानों के न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही इकट्ठा किया जा सकता है। बिना विधि के प्रावधानों के न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही कर इकट्ठा किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? बिना विधि के प्रावधानों के न तो कोई कर इकट्ठा किया जा सकता है, न ही क्या बेटा? लगाया जा सकता। कर लगा ही नहीं सकते, यानी कर किसका कार्य है बेटा? विधायिका का कार्य है, संसद का कार्य। ध्यान रखना, विधायिका मतलब खाली संसद नहीं होती, संसद भी है, विधानमंडल भी है, और ग्राम पंचायतें भी हैं। ये बड़ी मजेदार बात है कि हमारे यहाँ इनको भी कर लगाने की शक्ति दी गई है। तो भारत में जो विधि का अधिकार दिया गया है, वो 3 जगह विधि का अधिकार है। केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को है, और स्थानीय निकायों का। नोट बना के लिखें। यहाँ विधि से अभिप्राय, यहाँ विधि से अभिप्राय, अभिप्राय मतलब
केंद्र की विधायिका, केंद्र की विधायिका माने बेटा संसद। राज्य की विधायिका कामा करके, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका माने विधानमंडल। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, खाली लिखिए मत, लिखने से कुछ होगा नहीं, लिखा हुआ मार्केट में बिकता है। उधर तुम बताओ बेटा, विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा में क्या अंतर है? ये सुना हुआ नाम है ना। देखिए एक बात हम बताएं बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। कुछ जगह आपको कुछ छुपाना उपाना नहीं चाहिए। मैं न जाने कई बार कह चुका हूं आपसे, टीचर के सामने कतई बनने की कोशिश न करें, क्योंकि हमें सब पता है। पता नहीं है तो 2-4 दिन में सब पता हो जाएगा मुझे। आप पढ़ने आए हो ना बेटा, आपके पास अगर नॉलेज है तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, और अगर नॉलेज नहीं है तो पढ़ने आए हैं, और जहां समस्या हो बेहिचक बात करिए, क्योंकि वो समस्या वहीं की वहीं खत्म हो। और छुपाओगे ना तो सिवाय नुकसान के कुछ होगा नहीं आपका। बोलो बेटा। नहीं नहीं, विधान नाम सुना हुआ है कभी? सुनते हो विधानमंडल, नेता नेती लोग बोलते रहते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, ये सब सुना हुआ नाम है? अंतर बताओ। अब मेरी नाक काटोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अभी यहां से जब बाहर जाओगे ना, और कोई पूछेगा कि कहाँ पढ़ रहे हो, तो बताओगे, तो पूछेगा क्या पढ़ा रहे हैं, कहेंगे संविधान, और फिर कुछ पूछा और नहीं बताओगे तो आपको तो नहीं, मुझे गरियाएगा, वो गाली मुझे देगा कि तुम तो जो हो सो है ही हो, तुम्हारा टीचर 1 नंबर का नालायक है। आप लोग बेटा बताओगे, विधान परिषद, विधानमंडल, विधानसभा में क्या अंतर होता है, क्या होती है ये चीजें? सुना है कि नहीं नाम? सुना है। कभी मन नहीं हुआ कि जाने आखिरकार ये है क्या, क्या अंतर है? नहीं, कोशिश करो, उल्टा सीधा गलत सही कुछ भी बोलो, गलत करके ही सही होगा बेटा, ये समझ लो। कल ही तो बताया था बेटा। हाँ बोलो। विधानमंडल में एमएलए, एकदम डरा डरा जवाब मत दो बेटा, है ना। हाँ, विधानमंडल में एमएलए होते हैं, आप 100% सही बोले हो, कोई गलत नहीं है, विधानमंडल में एमएलए होते हैं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही बोले हो। और विधानसभा में हर जगह यही रहते हैं, तो अगर हर जगह यही रहते हैं तो इनका हर जगह अलग अलग नाम काहे हैं? हाँ बोलो बेटा। जो चुने जाते हैं वो लोकसभा में, जो खुद ही चले जाते हैं वो विधानसभा में। नहीं नहीं, ऐसे बोलोगे बेटा। चलो ठीक है, परेशानी है, अभी ठीक कर, अभी ठीक करना बेटा। हमारे यहाँ 2 सरकारें बनी है ना, एक केंद्र की एक राज्य की। तो केंद्र की सरकार की जो विधायिका होती है उसको कहा जाता है संसद। क्या कहा जाता है बेटा? संसद कहा जाता है। और राज्य वाली विधायिका को भी संसद कहा जाता है। सबको संसद कह दोगे तो समझ में नहीं आएगा बात किसकी कर रहा हो। तो राज्य वाले को संसद नहीं, विधान मंडल कहते हैं। अब गड़बड़ नहीं हो, आइंदा कोई पूछे तो बताना होगा। केंद्र में आप जिसको संसद बोलते हो, राज्यों में उसी तरह की बॉडी को हम संसद नहीं कहते, हम विधानमंडल कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, सब आएगा। अरे सॉरी, ये तो खत्म हो रहा, तो संविधान ही खत्म हो रहा है। आप पढ़ेंगे, 0 से पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। संसद के 2 सदन होते हैं, हाउस होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा, नाम सुना है?
अरे नाम सुना है कि नहीं, बस ये बताना है। एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। क्लियर है? इनके सदस्यों को हम एमपी कहते हैं, बोलते हैं ना एमपी साहब, तो एमपी लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी कह देते हैं। इनको राज्यसभा सदस्य कहते हैं या इनको भी सांसद ही बोला जाता है। क्लियर है? तो संसद में यानी केंद्र में क्या कहेंगे बेटा? संसद जिसको हम कहते हैं, राज्यों में उसको संसद न कह के क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस लोअर हाउस। यहां आओ, यहां भी दो सदन हो सकते हैं, राज्य में भी। एक को कहते हैं विधान सभा और एक को विधान परिषद। ठीक है? तो राज्य की जो विधायिका होती है उसका नाम है विधानमंडल। विधानमंडल में दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं, एक को विधानसभा कहते हैं, एक विधान परिषद कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एमएलए। और इनको एमएलसी कहते हैं। नाम सुना है एमएलसी का? एमएलसी का भी चुनाव ना होता है, इनको एमएलसी कहते हैं। ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन। क्लियर है बेटा? तो आपने बोला कि एमएलए विधानमंडल में होते हैं, तो सही तो बोला था, एमएलए विधानमंडल में होते हैं। लेकिन विधानमंडल में एमएलए भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं। एमएलए जिस सदन में बैठते हैं, जिस जगह पे बैठते हैं, उसको विधानसभा कहा जाता है। एमएलसी जिस जगह पे बैठते हैं उसको विधान परिषद। एक बात बताइए बेटा, सभी लोग में चोर हैं, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी परीक्षा में इलाहाबाद के बच्चे नहीं परीक्षा देंगे? जो 40-45 हजार वहां तैयारी करे वो नहीं देंगे परीक्षा, और दिल्ली वाले छोड़ देंगे? कहाँ ठीक हो गया आप उनके आगे? तो थोड़ा मेहनत करिए बेटा। हाँ, एक बात पे भरोसा रखिए कि सबको जीरो से शुरू करना ही पड़ता है। बस ये अलग बात है कि कोई पहले शुरू करता है, कोई बाद में शुरू करता है। शुरुआत तो सबको करनी ही पड़ती है, और शुरुआत में सबकी यही दुर्दशा होती है जो आपकी हो रही है। लेकिन थोड़ा वक्त देंगे, सब ठीक हो जाएगा। कहीं कोई आज तो कम से कम ये क्लियर हुआ ना, कल को फिर कुछ क्लियर होगा, धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ओवरनाइट में नहीं कुछ होगा। रात भर में अगर कोई जादू की उम्मीद कर रहे हो तो ऐसा कोई जादू नहीं होता। मैंने एक दिन बोला था आप सभी लोगों को कि पढ़ाई बच्चे के बड़े होने जैसा है ना बेटा? हमारे घर में बच्चा पैदा हो और हम ये चाहें कि 4-6 दिन में ही एकदम से जवान काहे नहीं हो जा रहा है, नहीं होगा। उसको वक्त लगेगा, उसको टाइम लगेगा। वो चाहे मेरे घर में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे मुकेश अंबानी के घर में हो। पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही है बेटा, आपके हड़बड़ी से कुछ नहीं होगा। यहाँ वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम पे सब हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप सही ढंग से आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो। क्लियर हुआ बेटा? तो कहा गया कि कर कौन कौन लगा सकता है? तो संसद कर लगा सकती है, विधानमंडल कर लगा सकते हैं, और स्थानीय निकाय कर लगा सकते हैं। शायद वही लिखा है आपने। क्या क्या लिखा है बेटा? केंद्र की, केंद्र सरकार माने संसद, राज्य सरकार माने विधानमंडल, कामा स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी। ठीक है बेटा? लोकल बॉडी भी कर लगाती है, यानी संविधान ने उसको भी विधायी शक्ति दिया है कर लगाने की। ये अलग बात है कि उनकी कर लगाने की शक्ति बहुत बड़ी नहीं है। ग्राम प्रधान कर लगा सकता है, लगाए ना लगाए। नगर पालिका में तो कर लगता ही है, दुनिया जानती है। नगर पालिका वाले खूब कस के वसूलते हैं कर, हाउस टैक्स, फलाना टैक्स, जमा का टैक्स लेते रहते हैं, देना पड़ेगा आपको। क्लियर है बेटा? एक नोट बनाइए नीचे, कर तथा शुल्क में अंतर। कर तथा शुल्क में अंतर। अगले हफ्ते से बेटा नया शुरू हो जाएगा, ठीक है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू होगी, एकदम सब आराम से पढ़िएगा। सारे लोग जीरो से शुरू करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 हो गया बेटा? हाँ।
आगे लिखो, कर विधायिका का कार्य है, कर विधायिका का कार्य है, तथा यह अनिवार्य देयता है। कर विधायिका का कार्य है यानी विधायी कार्य है, तथा यह एक अनिवार्य देयता है। अनिवार्य मतलब देना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर कर लगेगा उसे कर देना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं देंगे तो जेल जाएंगे, देना तो पड़ेगा ही। हाँ बिल्कुल। और इस अच्छा, कर कौन देता है भैया? भिखमंगे तो कर नहीं देते, डेफिनेटली कर वह देता है जिसकी कमाई धमाई बढ़िया होगी। बोल नहीं रहे। और सरकार समझती है कि ऐसे व्यक्ति को बस एक नाम लो, जेल जाना है, वो तुरंत कर दे देगा। कोई संभ्रांत व्यक्ति जेल जाना नहीं पसंद करेगा, तो उससे बहुत डरते, बहुत घबराते हैं लोग। और बाकी तो जेल में रहते ही हैं परमानेंट, कोई परेशानी थोड़ी है। लेकिन एक संभ्रांत व्यक्ति है, शरीफ आदमी है, उसको खाली ये कह दिया जाए कि आज आप जेल में बंद होंगे, देखिए उसकी नींद हराम हो जाएगी, अरे मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो सरकार को यही डराती है कि जेल जाएंगे आप, और बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जिसके ऊपर कर लगता है उसे कर दे ही देने में भलाई है। देना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि देश चलता है इससे, है ना बेटा। आगे बढ़े। जबकि शुल्क विधायी कार्य नहीं है। जबकि शुल्क क्या बेटा? विधायी कार्य नहीं है। क्लियर है? हाँ, शुल्क किसी कार्य के प्रतिफल में दिया जाता है। शुल्क किसी कार्य के प्रतिफल में, कार्य सुविधा जो भी कह लें, किसी कार्य के प्रतिफल में दिया जाता है। हो गया बेटा? बोल नहीं रहे हो? क्लियर है? आगे लिखो। अनुच्छेद 266, 65 के बाद वही होगा ना बेटा, 266। कुछ याद आ रहा है? पुराने जो मित्र हैं थोड़ा अपनी याददाश्त पे जोर डालें। 266 पढ़ा है? कहीं गुजरा है? नहीं नहीं, आप लोगों का नहीं बेटा, काफी पहले पढ़ाया गया। तो 266 कहीं पढ़ा है बेटा? जब जब तो ठीक है, आगे बोलो। जब आप बजट पढ़ रहे थे, है ना, तो वहां पे नाम आया था 266। चलो डिस्क्लोज करते हैं, कोई रहस्य की बात नहीं। लेकिन यही समस्या बेटा, सही वक्त पे याद नहीं आएगा तो फिर भी मतलब है ना। एक चीज बताइए, सरकार पैसा खर्च करती है? अरे कुछ हाँ ना बोलेंगे? तमाम विभागों को सैलरी देती है, वेतन देती है, विकास के कार्यों के लिए सड़क है, पुल है, पैसा देती। कहाँ रहता है ये पैसा? अरे भाई तो बड़ा ठीक ठाक पैसा है। मालूम चला कि 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ सरकार तो ऐसे ही देती है। ये पैसा कहीं ना कहीं तो होगा कि हवा में बोल दिया जाता है। हवा में बोला जाता है तो चलो सुन लो, 2,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं आपको, चलो हो गया। जब ऐसे ही कहना है तो कोई कह देगा। क्या सरकार ऐसे ही संसद में बोल देती है क्या? देती है ना। कहाँ रहता है पैसा? राजकोष में। राजकोष कहाँ है? अरे एक बात तो तय है कि बहुत पैसा होगा भैया जहां राजकोष होगा। तो कहाँ होगा? कभी ये सब दिमाग ही नहीं काम करता है। अरे बैठ के थोड़ा खुराफात सोचा जाता है ना कि आखिर इतना पैसा देते ही पैसा कहाँ रहता है। और चोर डाकुओं को पता चल जाए तो अपनी जान दे दें उसके चक्कर में। कहाँ रहता है ये पैसा? डिपार्टमेंट में। अरे भैया डिपार्टमेंट में रहे ना पैसा तो पूरा डिपार्टमेंट ही निकल जाए स्विट्जरलैंड। बाहर में जाए देश, बाहर में जाए सरकार।
जाके स्विस बैंक में पैसा जमा करें, उधर ही रहें। भारत सरकार के अकाउंट हैं, भारत सरकार के खाते हैं, भारत सरकार की निधियां हैं। जैसे आपका बैंक में खाता होता है ना? तो एक ठीक ठाक आदमी हो तो 2-3 खाता जरूरी है ना? कुछ का तो एक ही खाता है, उसी में कुछ नहीं हो पाता। लेकिन आप देखते हो करोड़पति होते हैं, जो बड़े पैसे वाले होते हैं, उनके तो बड़े खाते वाते होते हैं। भारत सरकार का क्या खाता है? अच्छा, पहला तो आज ठीक कर लो, आरबीआई कोई बैंक वैंक नहीं है किसी का। आरबीआई कोई खाता नहीं खोलता। खोलता है क्या? आपका अकाउंट आरबीआई में है? तो आप सोच रहे होंगे मेरा भले नहीं है सर, सरकार का होता होगा। बिल्कुल नहीं। आरबीआई किसी की जमा वमा स्वीकार नहीं करता, और किसी की नहीं तो ना सरकार की, ना हमारी, ना आपकी। और एक बात, अगर वो सरकार का खाता खोलता तो हमारा भी खोलता। आरबीआई सामान्य बैंकिंग व्यवस्था नहीं है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई। खाता आपका स्टेट बैंक में हो सकता है, यूनियन बैंक में हो सकता है, किसी बैंक में हो सकता है। आपका खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हो सकता, तो सरकार का भी नहीं होता। फिर कहाँ होता? संसद में। हाँ, वही बिल्डिंग बड़ी दिख रही है ना? क्योंकि इतना पैसा तो जगह भी ठीक ठाक चाहिए रखने के लिए, है ना? अच्छा, संसद में अगर पैसा रख दो, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो किसी ने कहा कि अंदर सर बना बना के कुछ रखे होंगे। ठीक है, आपको ये शरीफ लोग लगते हैं जो चुन के आप भेजते हो? एक से एक डाकू लुटेरे को चुनते हो आप। ये सब सारा पैसा लेके भाग जाएंगे गिरोह बना के। मजाक नहीं कर रहे हैं। संसद में पैसा रखने की जगह है। अच्छा ठीक है, मान लो संसद में है, तो जहां पैसा वैसा रखा उसकी चाबी भी किसके पास है? ज्योति मुर्मू के पास। तो बेचारी वही हिलते डुलते आती हैं चाबी लेके खोलने, उनका गला दबा के मार डाले, सब इतने बदमाश हैं। ठीक है, हाँ मार ही डाले उनको, है ना? कि मैडम चलिए ताला खोलिए, कुछ पैसा निकालना है, 10,000 करोड़ रुपया निकालना है, मैडम को वहीं शहीद कर देंगे सब। ये देश है ना बेटा, बड़ा विचित्र देश है। नहीं, एक बच्चे ने कहा कि सर फिर नहीं, पहले तो ये क्लियर करो कि संसद भवन में ही पैसा रहता है। तो पहली बात की नहीं रहता। तो कहाँ रहता है पैसा? पैसा कहीं जुटाया नहीं जाता, पैसा कहीं इकट्ठा नहीं किया जाता। बस ऐसे समझो, पैसा आता रहता है, पैसा जाता है। और ऐसा नहीं, बजट बनाया जाता है साल भर का। बजट जो आता है कितने दिन के लिए आता है? साल भर। 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए आता है, अगले साल के 31 मार्च के लिए। तो साल भर हुआ ना। तो साल भर का आपको 10,000 करोड़ रुपया दिए हैं, इकट्ठे 10,000 करोड़ रुपया लोगे? ये साल भर का खर्चा है ना। तो धीरे धीरे लीजिए। काहे? ताकि हम भी धीरे धीरे कमाएंगे, धीरे धीरे कमाते जाएंगे, धीरे धीरे आपको देते जाएंगे। ना हम इकट्ठे कमा के रखे हैं, ना आपको। एक बच्चा इलाहाबाद में पढ़ता है, 5,000 रुपये उसका खर्चा है महीने का। वो अपने पापा से 60,000 रुपये इकट्ठे दे दीजिए। काहे दे दें? क्यों दे दें? 5-5 हजार महीना लो, खर्चा करो, फिर अगले महीने का पैसा अगले महीने में। नहीं, वो कहे नहीं पापा 60,000 इकट्ठे दीजिए। काहे इकट्ठे देते भाई? इकट्ठे खर्चा करोगे, साल भर खर्चा करोगे ना, तो खर्चा करते रहो, हमसे लेते रहो। अब पिता के ऊपर 60,000 का बर्डन इकट्ठे आ जाएगा तो थोड़ा बोझ आ जाएगा। अब 5-5 हजार रुपये महीने से शायद वो भी कमा के मैनेज कर ले। बोल नहीं रहे? सरकार भी यही करती है बेटा। सरकार पर से पैसा वैसा रखा नहीं है कहीं। सरकार बस एस्टिमेट कर लेती है कि हम इतना कमा लेंगे साल भर में, और फिर उसी हिसाब से खर्चा निर्धारित कर लेती। कमाती रहती है, देती रहती है। लेकिन सरकार जब कमाती है तब भी तो पैसा कहीं ना कहीं रखा जाता होगा, भले ही थोड़ा रहता हो। इसके लिए सरकार के 3 अकाउंट हैं और संविधान में लिखे हैं, वही लिखने जा रहे हैं आप। 266 दो भाग में बटा है, 266(1) और 266(2). ध्यान से सुनना बेटा। एक खाते का नाम है संचित निधि। क्या नाम है बेटा? संचित निधि। 266(1) में जिस खाते का वर्णन है उसमें लिखा गया संचित निधि। कहा गया है कि सरकार की करों से जितनी भी आय होगी वो सारा पैसा संचित निधि में जमा होगा। इसके अलावा सरकार की और भी आय होती है,
क्योंकि सरकार भी बिजनेस करती है, कर तो लेती ही है लेकिन सरकार बिजनेस भी करती है और बढ़िया बिजनेस करती है। मुकेश अंबानी भी नहीं कर पाते। एनटीपीसी किसका है? गेल किसका है? गेल किसका है? ओएनजीसी किसका है? भारत सरकार। कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सब भारत का है। और इतना पैसा कमाते हैं ना ये सब कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत सरकार का है। इसके कितने पेट्रोल पंप हैं पूरे भारत भर में, आपको अंदाजा है? एक पेट्रोल पंप का मालिक अगर इतना कमा लेता है तो जिस कंपनी के इतने पेट्रोल पंप पूरे भारत भर में फैले हुए वो नहीं कमाता होगा? कम से कम 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए की शुद्ध आय कमाते हैं ये। सरकार की कंपनियां हैं ये और शुद्ध रूप से सरकार के लिए आय कमाती है। क्लियर है बेटा? तो जाहिर सी बात है यह जो आय है वो कर से आय तो है नहीं, ये तो बिजनेस की आय है ना बेटा। इसी को गैर कर राजस्व आय कहते हैं। गैर कर राजस्व आय ये भी सरकार की आय होती है। ये भी पैसा सरकार अब बिजनेस से जो भी पैसा कमाएगी, रेलवे से जो पैसा कमाएगी, करों से जो पैसा, कुल मिला जुला के यूं समझें कि सरकार किसी भी प्रकार से जो भी पैसा कमाएगी वो सारा पैसा जमा होगा कहाँ बेटा? संचित निधि। हेडिंग बनाइए 266(1). संचित निधि। दो लाइन लिख लें बेटा। सरकार की सभी आय, सरकार की सभी आय, सभी आय मतलब करों से हो चाहे जैसे भी हो। अब वो सब एक एक को लिखाना ठीक नहीं है, इकट्ठे एक सब लिखिए। सरकार की सभी आय संचित निधि में जमा होती है। सरकार की सभी आय कहाँ जमा होती है बेटा? संचित निधि। एक चीज कि ठीक है सारा पैसा इकट्ठे नहीं जुटाया जाता तो भी तो ठीक ठाक पैसा होता ही होगा संचित निधि में। कहाँ होता है ये संचित? है बेटा? जोर से बोला करो, डरा मत करो। अकाउंट कहाँ? सड़क पे खुल जाता है। आपका पैसा कहाँ है? अकाउंट में। अकाउंट आपका किसी न किसी बैंक में होगा ना। किस बैंक में है? नहीं, हमें नहीं जरूरत है किसी बैंक में हो आपका। खाता नंबर भी नहीं पूछेंगे, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन हाँ किसी न किसी अकाउंट में आपका पैसा जमा होगा। तो सरकार का पैसा है, सड़क पे तो नहीं फेंका गया होगा, कहीं ना कहीं पैसा जमा होगा ना। बोल नहीं रहे। चलिए, ट्रेजरी का नाम सुने हो? ट्रेजरी का नाम सुना है आपने? कहाँ होती है ट्रेजरियाँ? जी हाँ, जिला पे होती है। और जिले पे तो होती है, अगर कहीं नहीं होती है तो स्टेट बैंक में जरूर ट्रेजरी होती है। अरे कभी कभी आप फॉर्म भरते हो या कुछ करते हो, ट्रेजरी चालान लगता है, सुना है? ट्रेजरी चालान का नाम सुना है? वो पैसा सीधे सरकार के कोष में जमा होता है। तो पहले तो तहसीलों में भी ट्रेजरियां हुआ करती थी, अब पता नहीं अब है कि नहीं है, लेकिन जिले पे जरूर रहती है। और स्टेट बैंक ट्रेजरी को ऑपरेट करता है। ट्रेजरी चालान स्टेट बैंक पे जमा हो जाएगी। अलग से काउंटर बना भाई, कभी जाके देखिएगा। जैसे हम लोग की कोचिंग का शुल्क जमा करना होता है या किसी लाइसेंस की फीस वगैरह जमा करनी होती है, ट्रेजरी चालान बना के जमा करना होता है। तो ट्रेजरी चालान कहाँ जमा हो जाएगी? स्टेट बैंक में जमा हो जाएगी। ट्रेजरी मतलब वो पैसा भारत सरकार के कोष में गया। क्लियर है बेटा? तो ये ट्रेजरियां जितनी भारत भर में फैली हुई हैं, यही भारत सरकार के राजकोष है। पैसा इसी में जाता है। और ट्रेजरी में खाली जाता है, वन वे ट्रैफिक है, निकाल नहीं सकता कोई। निकलने का तरीका सिर्फ यह है कि संसद में अधिनियम जब तक पारित नहीं होगा तब तक ट्रेजरी से पैसा नहीं निकलेगा। जैसे मेरा अकाउंट है बैंक में, हाँ है, तो मेरे अकाउंट में आप पैसा जमा कर सकते हो। यकीन ना हो तो दे नंबर, जमा करके देखो। हाँ बिल्कुल जमा कर सकते हो। मेरे खाते में कोई पैसा जमा कर सकता है, लेकिन मेरे खाते से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। मेरे खाते से सिर्फ मैं पैसा निकाल सकता हूँ।
क्लियर है? ऐसे ट्रेजरियां हैं, जमा आप करें, हम करें, जो मन करे वो जमा करें, लेकिन पैसा सिर्फ सरकार निकालेगी। और वो भी निकालने का तरीका है, बिना विनियोग विधेयक पारित हुए संचित निधि से एक चवन्नी कोई नहीं निकाल सकता। और विनियोग विधेयक पारित होगा कहां से? संसद से। लिख लें, बिना, उसी में बेटा, उसी में लिखो, सरकार की सभी आय जमा होती, लिख लिया? हाँ, लिखें, बिना विनियोग विधेयक पारित हुए संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। बड़े कंपटीशन की खासियत यह है ना बेटा कि पढ़िए और थोड़ा सोचिए, अध्ययन और चिंतन दोनों करते रहना होगा। बिना विनियोग विधेयक पारित हुए संचित निधि से धन आहरित नहीं किया जा सकता, विड्रॉ नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। क्लियर है? आगे लिखो, 266(2). 266 क्या बेटा? 2, ब्रैकेट में 2 लिख लीजिएगा। सुन लीजिए फिर लिखिए। सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं और इवन प्राइवेट भी जॉब करने वाले लोग, तो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को मुझे लगता है ये अनुभव होगा कि उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है, ज्यादा नहीं, 200, 400, 500, 1000, 2000 काट लिया जाता है। क्यों? ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना पढ़ाई बेटा। हाँ देखो, तो नौकरी करते भी नहीं हो लेकिन पता सब है। जब रिटायर होंगे तो सारा पैसा जोड़ जाड़ के विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, सरकार उस पर ब्याज भी देती है, सब आपको लौटाया जाता है। क्लियर है? सरकार ये चाहती है कि भाई सैलरी मिलेगी, सब खर्चा वर्चा कर दोगे, नमक दाल आटा सब बवाल है तो खर्चा हो ही जाएगा, इसी बहाने कुछ पैसा आपका हम बचा लेते हैं। और अरे रुको, बात मत करो, जब आप रिटायर होंगे तो धीरे धीरे ये पैसा ठीक ठाक हो जाएगा, आपको हम दे देंगे इकट्ठे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको सामान्य रूप से प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, PFF, है ना बेटा? तो प्रोविडेंट फंड है या कोई भी हो, सैलरी आप ही काटिए। कभी आपने विचार किया कि भारत में कितने एम्प्लॉय होंगे? करोड़ों करोड़ों एम्प्लॉय हैं। अगर उनकी सैलरी से एक एक रुपया भी काट लिया गया तो करोड़ों रुपया हो जाएगा। बोल नहीं रहे? तो आप जरा कभी विचार किए कि जो तनख्वाह का पैसा कटता है वो कहाँ रहता है? कहीं तो रहता होगा। अरे भैया, बहुत सिंपल सी बात है, जरा इसको समझने की कोशिश करो। किसी की सैलरी 45,000 है, उसकी सैलरी से 5,000 रुपया प्रोविडेंट फंड कट जाता हर महीने में, तो 5,000 उसका रुपया अंतरिक्ष में तो नहीं ना उड़ गया, उसका 5,000 रुपया कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा। बोल नहीं रहे? और ऐसे लाखों कर्मचारी, वहां कितना पैसा होगा आप कल्पना करिए। जहां पे पैसा रखा गया होगा वहां पैसा तो ठीक ठाक होगा, लेकिन ध्यान रखना, वो पैसा किसी का नहीं है, वो पैसा कर्मचारियों का है। वो किसी का पैसा है क्या? नहीं है। इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट। इसी 266(2) में लिखा है लोक लेखा, कर्मचारियों के भविष्य निधि का सारा पैसा लोक लेखा में जमा होता रहता है। लेकिन ध्यान रखना, ये पैसा किसी का पैसा नहीं है, ये पैसा कर्मचारियों के खून पसीने की मेहनत का पैसा है, और एक दिन वो पैसा उनको चाहिए। हाँ, बीच बीच में लोन वोन का भी सिस्टम है, यानी आप चाहें तो प्रोविडेंट फंड से अपना कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं। कोई जरूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई घर में, तो कुछ पैसा निकालने का भी प्रावधान है। अदरवाइज जब आप रिटायर होंगे तो आपको तो सारा पैसा मिल ही जाएगा। तो एक चीज बताइए, ठीक है जब रिटायर होंगे तब ना होंगे, अभी तो पैसा है ना मेरा वहां पे। किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। जैसे आप हर महीने मुझे 500-500 रुपया दें, नहीं हम कह नहीं रहे देखने के लिए, लेकिन आप हर महीने मुझे 500-500 रुपया दें और कहें कि साल भर के बाद सब जोड़ के हमको लौटा दीजिएगा, मान लें ऐसा ही ना कुछ मामला है। तो
अगर मान लीजिए 100 लोग हमको 500 रुपया हर महीने में देते हो कि सर लास्ट में हमको लौटाइएगा, सारे लोगों ने वादा किया है कि लौटाना है सर, हमने कहा बिल्कुल, तो एक महीने में तो ठीक ठाक पैसा आ रहा है मेरे पास, बोल नहीं रहे। लौटाना कब है हमको? साल के लास्ट में लौटाना है ना। इस बीच में आपका पैसा हम खर्चा कर दें तो कोई आपत्ति? किस बात की आपत्ति? आपत्ति तब होगी जब साल के अंत में हम आपको देने से मना करें तब ना। इस बीच में आपका पैसा ले लेके हम घूमने जा रहे हैं, पर्यटक स्थलों पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप देख रहे हो और अंदर से महसूस करें मेरा वाला ही है पैसा, कुछ कर लोगे आप? नहीं, आप करोगे तब जब आप मांगोगे मैं नहीं दूंगा, है ना। सरकार भी यही करती है। कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे को सरकार खर्च करती है, क्लियर है बेटा, और बिना किसी से पूछे उछे। लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेदारी कि अगर खर्चा किया है, जब कर्मचारी मांगेगा तो उसे आपको देना पड़ेगा। और सरकार ये जानती है कि सारे कर्मचारी इकट्ठे रिटायर नहीं होंगे, ये हो जाएंगे इकट्ठे, तो इकट्ठे रिटायर नहीं होंगे तो इकट्ठे हमको देना नहीं, लेकिन पैसा तो इकट्ठे आ रहा है। तो सरकार लोक लेखा से भी पैसा खर्च कर लेती है, लेकिन ध्यान रखना ये पैसा एक तरह की उधारी है, बोल नहीं रहे। अगर इसमें से खर्च किया तो एक न एक दिन इसको भरना तो पड़ेगा ही आपको। लेकिन हाँ, ये पैसा है सरकार के पास और ठीक ठाक पैसा है। कल्पना करो ना आप, उसमें कितना पैसा होगा। जिंदगी भर एक कर्मचारी अपनी सैलरी का पैसा उसमें जमा करता जाता है, पैसा तो और ठीक ठाक होगा, सरकार उसे खर्च कर दे। लेकिन इसमें कर्मचारियों, लिखो बेटा, इसमें कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा जमा होता है। संविधान में लिखा है भाई, 266(2) में लिखा है, इसमें कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा जमा होता है। क्लियर है? सरकार आवश्यकता अनुसार इसे खर्च कर सकती है। सरकार इसे आवश्यकता अनुसार क्या बेटा, खर्च कर सकती है, परंतु यह सरकार क्या, परंतु यह सरकार की देयता है, लायबिलिटी है। सरकार इसे पैसा खर्च कर सकती है, परंतु यह सरकार की क्या बेटा, देयता है, लायबिलिटी है, उधारी है, जो उन्हें पूरा करना होगा। जो उसे पूरा करना होगा। क्लियर है बेटा? तो सिंपल सी बात है, आप मुझे हर महीने 1-1 लाख रुपया देते हो और आप कहते हो साल भर में सर हमको 12 लाख रुपया दे दीजिएगा। नहीं, आप कह रहे नहीं सर 12 लाख नहीं, 12.5 लाख दे दीजिए। हमको कहा है का 50,000 ब्याज, आपके प्रोविडेंट फंड में ब्याज मिलता है। अरे 8-8% ब्याज मिलता है भाई, सरकार हमेशा बढ़ाती भी रहती है। एक बात मुझे बताइए, आपने मुझे 50,000 रुपया दिया और आपने हमसे ये कहा कि सर साल भर के बाद आप 60,000 हमको दे दीजिएगा, तो आपका 50,000 ले जाके अलमारी में हम रख लें तो साल भर बाद वो 60,000 हो जाएगा। पैसा रखने से कहीं बढ़ते हुए देखा है? बढ़ जाता है ना। एक बार हम ट्राई कर रहे थे कि आखिर बढ़ कैसे जाता है। बैंक में बढ़ जाता है, बैंक में नहीं बढ़ता, बढ़ता है। बैंक में अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया है तो साल 2 साल में कुछ ब्याज व्याज आपको मिल जाएगा। 1 रुपया भी अगर बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है? पैसा तो हम बढ़ते हुए कहीं नहीं देखे। अलमारी में आपको पैसा बढ़ जाता है? हाँ, बढ़ता है। बस ये कि बढ़िया से कागज में लपेट लपेट के रखना पड़ेगा, हवा हवा ना लगे। ठीक है, हाँ, खूब बढ़िया पेपर में रैप करके खूब बांध बांध के एकदम अपनी अलमारी में अंधेरे वाले इलाके में रखना। हाँ, और रोज रोज मत देखना, रोज रोज देखोगे तो नहीं बढ़ेगा, 6-6 महीने में देखना बढ़ जाएगा। एक ढेला नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। ये बैंक में कैसे बढ़ जाता आपका पैसा है?
हाँ, अब देखो, सरकार अगर आपके पैसे पे ब्याज देगी तो डेफिनेटली सरकार आपके पैसे को खर्च करेगी, उपयोग करेगी। नहीं उपयोग करेगी तो सरकार एक ढेला ब्याज नहीं दे पाएगी। कहाँ से देगी भाई? बैंक आपको 2.5% 3% सेविंग अकाउंट पे ब्याज देते हैं ना, कम से कम। फिक्स डिपॉजिट नहीं भी करते हो तो देते हैं 2.5%। कहाँ से देते हैं? आपके पैसे से लोन बांटते हैं और उससे लेते हैं 14%, आपको देते हैं 2.5%। तो गेम खेलते हैं आपके पैसे से। आपके पैसे से अगर कमाई नहीं होगी तो आपका पैसा बढ़ेगा कैसे भाई? बहुत सिंपल सी बात है। तो सरकार लोक लेखा ये पब्लिक अकाउंट का पैसा निकालती है और उत्पादक कार्यों में लगाती है। क्लियर है? प्रॉफिट अपने ले लेती है, कुछ प्रॉफिट उसका आपको भी दे देती है। बोल नहीं रहे? तो बढ़िया, आपने मुझे 12 लाख रुपया दिया साल भर में और आप कह रहे 12.5 लाख रुपया दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि मेरी पैसा सर अलमारी में रखे रहिएगा। आपको एक ढेला नहीं दे पाएंगे हम। एक कहानी बताएं, हकीकत सुन लें। एनएससी उनएससी खरीदते हैं लोग, सुना है? एनएससी नहीं सुना है? नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस बेचता है। फिक्स डिपॉजिट टाइप का होता है, पोस्ट ऑफिस उसको बेचता है। 7-8 साल में डबल तो नहीं करता, लेकिन डबल के लगभग पहुंचा देता है। जैसे 1 लाख की एनएससी आपने खरीदा तो अब 7-8 साल में 2 लाख तो नहीं देगा, हाँ 1,60,000 के आसपास आपको देगा पोस्ट ऑफिस, है ना? तो आप जब पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हो तो पोस्ट ऑफिस आपको क्या करता है? एक कागज देता है, उसी पे लिखा होता है नेशनल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, है ना? तो पैसा बढ़ते से जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपके पैसे को यूज किया जाता है, लोन दिया जाता है, फलाना किया जाता है, लेकिन आपको बता के नहीं किया जाता। आपको बता देंगे तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको बताएंगे कि आपका पैसा, वो दाढ़ी वाला जो भाग गया ना पैसा लेके, क्या नाम था उसका? विजय माल्या। तो आप अब बैंक बता दे कि आपका पैसा विजय माल्या को दे दिया, तब तो आपका हार्ट ही फेल हो जाएगा। कह रहे उस नालायक को कहाँ दे दी? तो आपसे बता के पैसा नहीं दिया। एक चीज बताओ, विजय माल्या 30-35 हजार करोड़ रुपए लेके भागा है, किसका लेके भागा है? हमारा आपका लेके भागा है। यूनियन बैंक ने लोन दिया, एक्सिस बैंक ने लोन दिया, स्टेट बैंक ने लोन दिया। किसका पैसा? स्टेट बैंक के पास पैसा होता है, नोट छापने की मशीन रखे हैं, ये हमारे आपका जमा हुआ पैसा है। बस ये है कि ठेले वाला, रिक्शे वाला, खुमचे वाला, हमारा आपका सबका पैसा वहां जमा होता है, उनके पास ठीक ठाक पैसा है। लेकिन उनका नहीं है कि हम लोगों का पैसा है और वहां से उठा के 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 70,000 करोड़ लोन दे देते हैं, उनसे वसूली करते हैं और आपको भी कुछ दे देते हैं। बैंक का यही काम है, बैंक और कोई दूसरा काम नहीं है। क्लियर है बेटा? बैंक बस बिचौलिया का काम करता है, दलाली। अपने ज्यादा बेनिफिट लेता है और किसी को कम बेनिफिट देता है, ये बैंक का काम है बेटा। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर सरकार निकालती है भविष्य निधि का, तो सरकार उसको विकास के कार्य में लगाती होगी, फायदा कमाती होगी, आपके रिटायर होने पे पैसा देती होगी और अपना काम भी चला लेती होगी। बोल नहीं रहे? ये अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं है। अगला बेटा 267, आर्टिकल 267। आकस्मिक निधि। इस खाते का नाम क्या है बेटा? आकस्मिक निधि। लिखें, यह खाता राष्ट्रपति के अधीन है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो बेटा, इतना छोटा छोटा लिखोगे आप ही तकलीफ में चले जाओगे, आदत बन जाएगी, फिर बड़ा लिख ही नहीं पाओगे। एक दिन मुख्य परीक्षा भी देनी पड़ेगी ना, वहां लिखना पड़ेगा और एग्जामिनर माइक्रोस्कोप लेके नहीं पढ़ेगा। अगर उसको नहीं पढ़ने में आएगा तो काट कूट के जीरो कर देगा। तो आदत बनाइए, कागज मत बचाइए, कागज बचाते बचाते जिंदगी न खत्म हो जाए। और पेपर बेटा रखो, कॉपी ले लो, अगर पढ़ना हो तो। मुझे नहीं पता पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, अगर पढ़ना है तो एक मार्केट से कॉपी खरीद लीजिए, प्लेन पेपर वाली, लाइन वाइन ना हो, उसमें सादा पन्ना हो और बड़ी सी कॉपी खरीदिए, है ना?
दो दो तीन तीन चार चार कॉपी भर जाएंगे। ये 2 पन्ना एक पन्ने से थोड़ी गुजारा होगा। जो शुरू वाले हैं कोई कॉपी लाया है? कितनी भर गई दिखाओ जरा तो। हाँ, तो ये जो लेके आए हो इससे क्या क्या लिख पाओगे? एक कॉपी रख लो बेटा, अगर पढ़ना है तो। यहाँ दनादन कापियां भरती हैं, है ना? ऐसे थोड़ी गुजारा होगा। अभी एक दिन है ना, रोज चलेंगे, पर डे चलेंगे, तो धीरे धीरे बहुत हो जाएगा। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, संविधान सब छूट छाट गया है आपका, है ना? अभी मनोरंजन करो। हाँ, अभी आनंद लो। तो समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। जब हम जीरो से शुरू करेंगे तो देखेंगे कैसे नहीं आएगा, आएगा कैसे नहीं, है ना? हाँ, अभी हम अगले हफ्ते से भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे और देखते हैं कैसे नहीं आता। लेकिन ये शर्त हमारी होती है कि हमको जीरो से शुरू करने दो। अब बीच में आओगे तो हम तो चीजें पढ़ा चुके हैं, अब आप परेशान हो जाओगे। तो लेकिन हाँ कि आप आओगे तो बीच में आओगे, वो हिस्सा तो दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। और ये सब बेटा दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़े। क्या लिखा बेटा? राष्ट्रपति के अधीन है। तो ये एक्चुअल में देखो सुनो, देश के संवैधानिक प्रमुख हैं राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद है। तो उनके पॉकेट में कुछ पैसा वैसा दोगे, खराब नहीं लगेगा? जैसे गाँव में देखते हो ना, जो दादी वादी होती हैं, अरे तो जैसे घर में कोई मेहमान वहमान आ गया, तो जब वो जाने लगते हैं ना तो 100 150 उसकी मुट्ठी में पकड़ाते हैं। ये हम लोग का कल्चर है, भारत की परंपरा है कि बड़े बुजुर्ग कुछ न कुछ हाथ में जरूर रख देते हैं जितनी उनकी हैसियत होती है। और जो बूढ़ी दादी वादी होती है ना, तो बड़े मुट्ठी में पकड़ा के मुट्ठी बंद भी कर देती है कि कोई देखने ना पाए कितना दिया। तो अरे वो दादी के पॉकेट में कुछ पैसा दोगे तभी ना वो किसी को देंगी। बेइज्जत कराओगे क्या दादी को? कि घर में अगर कोई मेहमान आया और वो जा रहा हो और उनके पॉकेट में अगर कुछ पैसा ना हो 100 150, तो ठीक है वो 10 रुपया ही देती हैं, लेकिन उनके पास 10 रुपया होना चाहिए ना। तो बेइज्जत कराओगे घर के मुखिया को? तो राष्ट्रपति घर का मुखिया है नहीं है, वो भी मुट्ठी उट्ठी में दे दे किसी को कुछ जरूरत पड़ने पे। इसलिए खाता बनाया गया है, इसमें बहुत पैसा नहीं है। इसकी शुरुआत की गई थी 15 करोड़ रुपए से। एक ने कहा सर कह रहे हैं आप बहुत पैसा नहीं, 15 करोड़ कम है। अरे कम ही है बेटा, देश के सामने 15 करोड़ क्या विषात है? यहाँ एक एक विभाग को 40 40 45 हजार करोड़ रुपया दिया जाता है, वहां 15 करोड़ रुपया किस काम का? नहीं के बराबर है। लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसा अधिकार तो दो ना बेटा, कि कोई आदमी राष्ट्रपति के पास चला गया, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि मर जाएंगे, मेरे बच्चे का कैंसर का ऑपरेशन कराना है, धमाका करना है, और राष्ट्रपति का मन पिघल गया, सोच रहे हैं कि इसको कुछ मदद करते हैं 10-20 लाख रुपए की, पॉकेट देख रहे हैं तो कुछ है ही नहीं है, तो कम से कम उनके पास इतना पैसा होना चाहिए तो अपनी मर्जी से भी कुछ पैसा खर्च कर सके। ये राष्ट्रपति के अधीन है, लेकिन इसे राष्ट्रपति अपने विवेक से खर्च करता है। इसे राष्ट्रपति अपने बुद्धि से या विवेक से खर्च करता है। मतलब बेटा, हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति अपने बेटों को पैसा दे दें, अपने बेटियों को पैसा दें। व्यक्तिगत खर्च नहीं कर सकते, पर्सनल नहीं कर सकते, बवाल हो जाएगा। आप किसी लोकहित के कार्यों में पैसा खर्च करते, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ परेशानी आपको दिख रही है, तो तुरंत आकस्मिक निधि से 2 4 5 10 करोड़ रुपया जो भी हो वो तुरंत जारी करिए कि मौके पे तुरंत मदद तो हो, बाकी जो होगा बाद में होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़िए। अब एक हेडिंग बनाइए, करों का बंटवारा। करों का बंटवारा आज इसको बेटा पूरा करेंगे, थोड़ा तेजी दिखाइए। एक रह जाएगा, हम कल बात करेंगे उसको। करों का बंटवारा, आर्टिकल 268, अनुच्छेद 268। हाँ, इसमें उन करों का उल्लेख है, लिखिए, इसमें उन करों का उल्लेख है जिसे संघ लगाएगा। संघ माने केंद्र सरकार लगाएगी, राज्य सरकार इकट्ठा करेगी,
राज्य सरकार इकट्ठा करेगी तथा राज्य सरकार ही खर्च करेगी। समझ पा रहे हैं? यानी कुछ ऐसे करों का वर्णन है हमारे संविधान में जिन करों को केंद्र सरकार लगा सकती है, लेकिन इकट्ठा करेंगे राज्य और खर्चा करेंगे राज्य, केंद्र सरकार उसको लेगा नहीं। आगे बेटा 269, संघ द्वारा लगाए गए कर संघ द्वारा इकट्ठा किए जाएंगे तथा राज्यों को प्रदान कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे लिखो 270। ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। 270, सामान्य रूप से संघ सूची में वर्णित सभी कर संघ द्वारा इकट्ठा किए जाएंगे तथा वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों में वितरित कर दिया जाएगा। राज्यों में वितरित कर दिया। क्लियर है बेटा? तो अभी और है, कहां तक पहुंचे हम लोग? हाँ, तो अभी थोड़ा सा 1 घंटे का और समय दीजिएगा, हड़बड़ी हो जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है बेटा? सबसे महत्वपूर्ण जो आपको पढ़ना है इस क्षेत्र में, माने इस भाग में वित्तीय संबंधों में, वो सबसे महत्वपूर्ण है वित्त आयोग। आप देख रहे हैं ना कि 263 से 301 के बीच में ही अनुच्छेद 280 है और 280 में वर्णन है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग ही पढ़ना है कंपटीशन में, बाकी नहीं पूछा जाता। तो वित्त आयोग वगैरह कुछ और अनुच्छेद चर्चा करेंगे, आज नहीं बेटा, आज यही। अभी हम थोड़ी देर में आते हैं, फिर बात करते हैं आपसे भूगोल पे।